हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पिछली कक्षा में आपको फिजिक्स की वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, जो कि हमने आपको अर्धवार्षिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। इसके तत्पश्चात हम आज की वीडियो में 6 तारीख के बाद होने वाले अर्धवार्षिक पेपर के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे, जो भी आपके पेपर में इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे और आपके पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो हमें आशा है कि आपने उस फिजिक्स वाले वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया होगा। इसके तत्पश्चात आज की वीडियो में हम रसायन से संबंधित जो भी आपके कक्षा 11वीं के आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है ना? ओके। तो आपका सबसे पहला चैप्टर आप खोल लीजिए अपनी बुक्स में। सबसे पहले आप अपनी बुक्स खोल लीजिए और जिसमें आप सबसे पहला चैप्टर रसायन की मूलभूत अवधारणाएं खोल लीजिए, जिसमें आपको सबसे पहले चैप्टर में क्या आएगा तो वो हम आपको बताते हैं। कृपया कर जल्दी जल्दी से आप इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपका जो आएगा, इसमें से आपका कभी कभी आ जाता है ठोस द्रव गैस, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जिसमें आपका कुछ नहीं आएगा, इसके बाद देखो आपका आता है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन आपका आता है किससे आएगा? इसमें से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका आएगा सेकंड क्वेश्चन सार्थक अंकों से आएगा। किससे आएगा? सार्थक अंकों से आएगा। ठीक है ना? इसके तत्पश्चात आपका निश्चित ही आप लोग इस चैप्टर में कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, आपको सबसे पहले इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अर्थात रासायनिक संयोग के नियम पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बनता है तो आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा? रासायनिक संयोग के नियम। तो आपको इसके जो आपके 5 नियम दिए हैं, इसमें से आपको सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम नियम की बात बता दें तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम तथा गुणित अनुपात का नियम आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप इस चैप्टर से कुछ पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आपको रासायनिक संयोग के नियम, यौगिक और मिश्रण में अंतर और डाल्टन का परमाणुवाद अवश्य ही पढ़ लेना है। कभी कभी एवोगैड्रो की परिकल्पना भी आ जाती है। डिस्टर्ब ना करो अभी। ठीक है ना? इसके तत्पश्चात आपको पढ़ना है परमाणु एवं अणु। आप सभी लोग जानते हैं कि परमाणु और अणु क्या कहलाते हैं और इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है ना? इसके बाद आप इनमें अंतर भी आप जान सकते हैं। ठीक है ना? और आपका मूल संकल्पना भी थोड़ी बहुत आप पढ़ लेना इसके बारे में। मूल संकल्पना क्या है? एक मूल में कितने नंबर्स होते हैं? ठीक है ना? इसके बाद आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के अंतर्गत हमने आपको बताया है मिश्रण और यौगिक में अंतर। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया है रासायनिक संयोग के नियम। तीसरा हमने क्वेश्चन बताया है एवोगैड्रो या मूल संकल्पना। और हम आपको बता दें तीसरा चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या संबंध है और इसमें क्या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, हम आपको बता दें कि कभी कभी आपके पेपर में जो विलयन की सांद्रता है उसको परिभाषित करने वाली इकाई, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत और आपके विभिन्न प्रकार के जैसे मोल प्रभाज और आपका आयतन प्रतिशत हो ही गया और आपका नॉर्मलता बता दिया, फॉर्मलता, मोलरता और इस तरीके से आप इनको सांद्रता की जो इकाई है इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना? इसके तत्पश्चात अब हम आपको बता दें कि आपको रस समीकरण मिति में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और आपका अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट आता है जो कि रासायनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत वेरी आईएमपी टॉपिक सीमांत अभिकर्मक है, जो कि आपके पेपर में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। जिसमें हम आपको बता दें कि शुरुआत के तौर पर यदि हम आपको बता दें कि रासायनिक की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत
कि जो आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे, जिसमें हमने आपको बताया है मिश्रण और यौगिक में अंतर। जल्दी से नोट कीजिए, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। दूसरा हमने आपको क्वेश्चन बताया है कि रासायनिक संयोग के नियम, जो कि हमने आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट उसमें कौन कौन से हैं। हमने आपको बताया है जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोग का नियम तथा और स्थिर अनुपात का नियम और व्युत्क्रम गुणित अनुपात का नियम। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके तत्पश्चात सीमांत अभिकर्मक भी आपको पढ़ना है, मूलानुपाती सूत्र भी पढ़ना है, मूल संकल्पना भी पढ़नी है, एवोगैड्रो संख्या भी पढ़नी है और मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मूल प्रवाह आदि इस प्रकार की आपको सांद्रता से संबंधित जो भी पद हैं आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। वो परमाणु संरचना में आपको सबसे पहले पढ़ना का है, आपको कैथोड किरणों के गुण पढ़ने हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपके मूलभूत कण हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने जाते हैं, आपको इनके सबसे पहले वैज्ञानिकों के नाम, किस लोगों ने इसकी खोज की है, ठीक है ना, और इसका द्रव्यमान, इसमें आवेश की मात्रा। आप इस तरीके से इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है। यदि हम आपको बता दें इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आपको कैथोड किरणों के गुण पढ़ने हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दें कि आपको एनोड किरणों के अंतर्गत एनोड किरणों के गुण पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रॉन के गुण। इसके बाद आपको जे थॉमसन तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अवश्य ही पढ़ना है। और हमने आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही अच्छी प्रक्रियाओं के अंतर्गत बताया था, और हमने आपको इसको 3 स्टेपों में बांटा था। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके तत्पश्चात हम आपको बताएं तो आपको परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या आप लोग सभी जानते हैं कि जो आपके किन्हीं भी तत्वों के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग, सबसे पहले यदि हम आपको बता दें किसी भी परमाणु में यदि प्रोटॉनों की संख्या, उसके परमाणु क्रमांक तथा उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। इसके तत्पश्चात यदि हम आपको बता दें, आपने कक्षा 9वीं में आपने समस्थानिक और समभारिक के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा, तो आप इसके बारे में समस्थानिक तथा समभारिक और समन्यूट्रॉनिक तथा सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइए। इसका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है आपके पेपर में, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आपको पता है कि बोर की आपकी अवधारणाएं हट चुकी हैं। इसके बाद आपको बता दें विकिरण का सिद्धांत भी हट चुका है, जे भी आपका हट चुका है, चुंबकीय। इसके बाद स्पेक्ट्रम भी हट गया है। अब आ जाइए, सबसे पहले अब हम आपको बता दें कि आपको विभिन्न जो किरणें हैं, एनोड है, कैथोड है, और आपको विभिन्न प्रकार की जो न्यूट्रॉन की किरणें हैं, आपको सबसे पहले इनके गुण याद करने हैं। दूसरी बात यदि हम आपको बता दें कि दूसरा हम बता दें जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड की सीमाएं, बोर का परमाणु मॉडल, वेरी वेरी आईएमपी, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद सीमाएं आपको करनी हो कि बोर के मॉडल की सीमाएं मुश्किल हैं, आपको पेपर में फंसेंगी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके तत्पश्चात आपको हम बता दें कि डी ब्रोगली संबंध की स्थापना भी आपके पेपर में आ सकती है, और पदार्थ की द्वैती प्रकृति भी आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है ना। इसके तत्पश्चात यदि हम आपको बता दें कि कण एवं तरंग में आपको देखो, जो आपकी बुक्स में आपको अंतर दिए हैं आप उसको एक बार आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी लिखने आता है पेपर में, इसको भी नोट कीजिए। बाकी इसके पीछे का कोई भी औचित्य नहीं है, श्रोडिंगर समीकरण बिल्कुल भी नहीं आता है। अब हम आपको बता दें, इसके तत्पश्चात आपको आता है कक्ष क्या कहलाते हैं, कक्षक क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। कक्ष और कक्षक में वेरी वेरी आईएमपी अंतर आपको आते ही हैं पेपर में। चारों क्वांटम संख्याएं, जिसमें आपको प्रधान अर्थात एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं एजीमेंटल एंड एंगुलर मोमेंटम, और सब स्टेशनरी क्वांटम नंबर। इसके तत्पश्चात हमने आपको बताया था चुंबकीय क्वांटम नंबर अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
ठीक है ना। इसके तत्पश्चात हमने चक्रण अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, जो आपकी 4 क्वांटम संख्या है जो कि आपके पेपर में वेरी आईएमपी हैं। इसके तत्पश्चात पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ने क्या कहा था? पाउली ने कहा था किसी भी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के चक्रण क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अर्थात उन्होंने बताया था किसी भी परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम संख्याएं, अर्थात किसी भी परमाणु में चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। इसके तत्पश्चात यदि हम आपको बता दें कि आपको ऑर्बिटल की आकृति आप सभी लोग जानते हैं कि एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार, पी ऑर्बिटल की आकृति डम्बलाकार, डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डम्बलाकार तथा जो आपका एफ है इसकी आकृति निश्चित नहीं है। इसके तत्पश्चात यदि हम आपको बता दें कि आपको पता है कि आप बाहु का सिद्धांत क्या कहता है? 1s2 2s2 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4s2 3d, इस तरीके से आपका जी आपको आगे की ओर जाता है। ठीक है ना। n+l का नियम एक बार पेपर में हमारे n+n का नियम भी फंस चुका था। इसके बाद हुंड का बहुलता का नियम आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है तो हमने आपको एक मैजिक अंक भी बताए थे, जिसमें मैजिक अंक नहीं वो आगे हैं आपके जहाँ तक। हाँ, तो आपको इस तरीके से आपको सबसे पहले आपको जितने भी परमाणु मॉडल दिए हैं सबको अच्छे से पढ़ना है। और जैसे आप बाहु का सिद्धांत, बहुलता का सिद्धांत, हुंड का सिद्धांत, अपवर्जन का सिद्धांत, आप इस तरीके से ये सिद्धांत आराम से पढ़ सकते हैं। और आपके जो पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अंतर दिए हैं, आप इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तिता। तत्वों का वर्गीकरण आप सभी जो लोग जानते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का जो आपका आधुनिक मॉडल हेनरी मोजले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यदि हम आपको बता दें कि आपका जो भी आपका मेंडलीव दमित्री इवानोविच मेंडलीव जो कि रूस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवर्तिता का एक अच्छा प्रस्तुत मॉडल किया, जिसके बेस्ड पर हेनरी मोजले ने एक अपने आधुनिक परमाणु सिद्धांत अर्थात परमाणु तत्वों का वर्गीकरण किया। इसके तत्पश्चात यदि हम आपको बता दें कि डॉबेराइनर का त्रिक नियम आपको नहीं आता है पेपर में, न्यूलेट्स का भी नहीं आता है। आपको अच्छे से यदि पढ़ना है तो आप अच्छे से मेंडलीव का पढ़ सकते हैं। इसके तत्पश्चात आप मेंडलीव की मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ेंगे, मेंडलीव की कमियां पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां पढ़ेंगे आपको। और इनके दोनों के सिद्धांत, जैसे मेंडलीव जी ने कहा था किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान की आवर्ती फलन होते हैं, तथा हेनरी मोजले जी द्वारा कहा गया था कि किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या की आवर्ती फलन होते हैं। आप इस तरीके के इनके सिद्धांतों को, इनके द्वारा दिए गए फैक्टों को अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके तत्पश्चात क्योंकि आप यदि इंक्लूड करेंगे आप पेपर में तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको हमने बताए थे मैजिक अंक, जो कि आपको जैसे यदि आपको फर्स्ट रो पर यदि आपको पता हो हमारी आवर्त सारणी, हमारी पीरियोडिक टेबल में आपको पता हो कि 7 आवर्तें हैं, बल्कि आपके 18 समूह में विभाजित किया गया है। यदि हम आपको बता दें कि यदि आप फर्स्ट से सेकंड रो में जाते हैं, फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में, सेकंड से थर्ड में, और आप इस तरीके से भी आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपका जो भी है, ठीक है ना, आपका जो भी इसका पीरियड है आप इसके नीचे के नंबर आप आसानी से जान सकते हैं। हमने अपनी कोचिंग क्लासेस में हमने आपको इसके तत्व अच्छे से याद करवाए थे, और आप एक बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जो कि आपके पेपर में आपको अच्छे से हेल्पफुल निभाएंगे। इसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। हमने आपको बताया है सबसे पहले आपको, जैसे हमने बताया है एस ब्लॉक के तत्व कितने हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस समूह से किस समूह तक जाते हैं। और विशेषता यदि हम आपको बता दें, आपको एस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण अर्थात विशेषताएं पढ़नी है। पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं पढ़ सकते हैं, और आपके मुश्किल से डी ब्लॉक के आपको पता हो यह संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, आप इनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। एफ ब्लॉक के तत्व, और हम आपको वेरी आईएमपी चीज बता दें कि जो आपके एस पी डी और एफ ब्लॉक हैं, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि जैसे यदि हम आपको बता दें कि
एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से लेकर 2 होता है। आप इस तरीके से आप सभी के क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से याद कर सकते हैं। इसके हम तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है, क्या आता है, हम आपको बता दें कि आपको ये नहीं करने हैं कि परमाणु क्रमांक 100 के ऊपर वाले आईपीसी नाम ये कभी पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है ना। और आपको जैसे विभिन्न प्रकार के कभी कभी आपके पेपर में आ जाएगा, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो सोडियम के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 4s 2s2 3p1, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पढ़ना है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके अंतिम कोष अर्थात अंतिम ऑर्बिट तक के बीच की जो आपकी न्यूनतम दूरी होती है, इसको आप परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। इसके तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि परमाणु त्रिज्या जो होती है ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि उसके परमाणु क्रमांक में लगातार वृद्धि होती जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी होती है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद आपका आएगा क्या, देखो इसके बाद आपको पढ़ना है आयनन एंथैल्पी तथा आयनन एंथैल्पी पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद अच्छे से पढ़ लेना कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यदि आपको पता हो, यदि हम आपको बता दें कि किसी भी तत्व द्वारा क्या होता है, किसी भी तत्व के जैसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेशित हैं, यदि उनको उसकी कक्षा से बाहर निकालना है, ठीक है ना, तो यदि उनकी कक्षा से उनको बाहर निकालना है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उसकी कक्षा से उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे हम उस की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अर्थात यदि हम आपको बता दें कि किसी भी तत्व को यहाँ से अर्थात उसके कक्षक से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी कहलाती है आयनन एंथैल्पी, क्योंकि उससे आयन का डेवलपमेंट होता है। और यदि हम आपको बता दें कि उसमें यदि आप एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यदि हम आपको बता दें कि विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में भी आईएमपी, जो आपका वेरी आईएमपी इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है ना। इसके बाद संयोजकता आप सभी को पता है संयोजकता क्या कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद बस आपका ये हो गया कंप्लीट। अब आपको ये भी पढ़ना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में परमाणु त्रिज्या में घटाव होता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रासायनिक आबंधन। आप जल्दी से नोट कीजिए, रासायनिक आबंधन के अंतर्गत लुईस का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम आपको बता दें कि लुईस रचना आपके पेपर में आएगी किसी भी तत्व की या किसी भी यौगिक की, जो आपके पहले आपका त्रैमासिक पेपर हुआ था उसमें भी आपकी जिस रचना आई थी और हमने इसी प्रकार की वीडियो बनाई थी और उसमें भी हमने आपको बताया था कि यहाँ से आपकी लुईस रचना आ सकती हैं। आयनिक तथा विद्युत संयोजी बंध, आप सभी लोग जानते हैं कि आयनिक तथा विद्युत संयोजी बंध क्या कहलाते हैं। इसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, किसको, आपको केवल इनकी डेफिनेशन पढ़नी है जो हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं ना, नहीं तो आप उसका पूरा पढ़ते जाएं, आपको केवल उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। बाकी यदि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि हम इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, डिटेलिंग पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है ना। इसके बाद आपको हम बता दें कि संयोजी बंध, संयोजक बंध जो भी हैं, सहसंयोजक बंध आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी दो तत्वों द्वारा अपनी बंधों की साझेदारी से जो भी बंध का निर्माण अर्थात जो भी बॉन्ड का निर्माण होता है, इसे हम कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध भी बोलते हैं। इसके बाद यदि हम आगे आ जाते हैं, अष्टक के नियम के अब बाद आपको नहीं आते हैं, भेस्पर सिद्धांत आपको नहीं आता है, ठीक है ना। आप
ज्यामिति आप पढ़ सकते हैं कि किसकी ज्यामिति किस प्रकार की होती है, किसकी आकृति किसके आकार जैसी बन सकती है। VBT सिद्धांत भी नहीं आता है, ठीक है ना। अब हम आपको बता दें कि आपको पाई और सिग्मा बंध में VVIMP अंतर है, अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। और हमने आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हमने आपको बंध बनाना सिखाए थे, संकरण के आधार पर किस प्रकार पाई बंध बनता है, किस प्रकार सिग्मा बंध बनता है, आपको इसे अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाती है, क्या आ जाती है, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय संबंध। ये मुश्किल से आपके पेपर में आ जाएंगे। द्विध्रुव आघूर्ण आता है पेपर में, क्या आता है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना, ये आपके पेपर में आ सकता है। इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद आपका आएगा क्या, हाँ, संकरण की अवधारणा। क्या आएगा, संकरण की अवधारणा, पेपर में आपका आएगा संकरण की अवधारणा। आप सभी को पता है कि जो आपका संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है कि जो आपके पेपर में आता है कि जैसे जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल जब आपस में आपकी अपनी ऊर्जा को पुनर्वितरण करके पुनः अपनी ऊर्जा का पुनर्निर्माण करके नए कक्षक तथा उसी समान ऊर्जा में नए कक्षक का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। आप सभी को पता होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है यह प्रकार की काल्पनिक अवधारणा है, ना कि ये सही में है, ठीक है ना। अब आपको संकरण अच्छे से पढ़ लेता है, और वो भी हम आपको बता दें, आपको 3 प्रकार के संकरण पर ही फोकस करना है, जिसमें हम आपको बता दें कि sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। इसके बाद आपको पढ़ना है कि इसकी आकृति कैसी होती है, किस प्रकार से बनाया जाता है, आपको इस तरीके का पढ़ना है। आणविक कक्षक सिद्धांत आपको अच्छे से बनाते आना चाहिए, एक बार आपके हमारे पेपर में फंस चुका है, आप भी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका हो जाता है अनुनाद। अनुनाद आप सभी लोग जानते हैं रेजोनेंस कहलाता है या रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे कि यदि हम आपको बता दें कि अनुनाद क्या कहलाता है, तो किसी भी तत्व की जैसे यदि किसी भी अणु है उसकी एक या एक से अधिक संरचना यदि हम आपको बना देते हैं, ठीक है ना, उनके बंधों की कारक अनुसार, तो उससे हम अनुनादी संकर का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी पेपर में इसकी अनुनादी संरचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। हाइड्रोजन बंध हमने आपको बताया था। हाइड्रोजन बंध आपको हम बता दें, क्वेश्चन आता है कि किसी भी जैसे कारण से संबंधित क्वेश्चन आता है कि H2S गैस है, बल्कि जल एक H2O जल है, तो इसका कारण क्या होता है, आपको इस तरीके के जैसे क्वेश्चन फंसते हैं तो आप इसका कारण लिखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसीलिए यह होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है इसीलिए यह होता है, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी कोचिंग पढ़े हैं ना उसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको जो बताते हैं ना उसके हिसाब से बताते हैं, और इसको हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं आपका चैप्टर हट चुका है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रासायनिक ऊष्मागतिकी, और इसमें इम्पोर्टेंट हमने अच्छे से इसको पढ़ाया नहीं है, बाकी हम इसको अच्छे से बता दें कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन है। तो यदि हम आपको बता दें कि रासायनिक ऊष्मागतिकी में आपको बता दें कि एक आइसोलेटेड सिस्टम अर्थात बेलगेट तंत्र क्या कहलाता है, बंद निकाय क्या कहलाता है, खुला निकाय क्या कहलाता है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। इसके तत्पश्चात यदि हम आपको बता दें कि इसमें आपका समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम आपका पेपर में आता है, समदाबी, समायतनी, तो आप समायतनी लिख सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें सभी में आयतन समान होता है, समदाबी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें सभी में दाब समान होता है, आप इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसके तत्पश्चात आपका इसमें VIMP अंतर जो है या इसकी परिभाषा भी आप अच्छे से कर सकते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम और आप अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यह आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। आंतरिक ऊर्जा, किसी भी जैसे यदि आपको ये बुक्स है, यदि इस बुक्स की बात हो जाती है तो इंटरनल एनर्जी क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु में निहित संपूर्ण ऊर्जा का योग, बीजगणितीय योग यदि हम आपको निकाल लेते हैं तो इस प्रकार की जो एनर्जी होती है यह कहलाती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु में निहित सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी, ऑल ऑफ द कंबाइन टू सच क्या बोल सकते हैं,
such things to the around surface the all of the energy and included a sum of the energy, this is the called of the internal energy। अर्थात किसी भी वस्तु की अराउंड जो भी एनर्जी होती है इनका यदि हम आपका क्या बीजगणितीय योग निकाल देते हैं तो दिस इज द कॉल्ड ऑफ द इंटरनल एनर्जी। आशा है आपको इंटरनल एनर्जी समझ में आएगी, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, वेरी वेरी आईएमपी, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपके पेपर में आएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी यदि किसी भी वस्तु में यदि हम बाह्य कारक यदि हम बाह्य परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद प्रथम नियम है, इनके नियम आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। समतापी रुद्धोष्म प्रक्रम अच्छे से पढ़ने हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी परिवर्तन आपको अच्छे से नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपने सीपी और सीबी में देखो, वेरी आईएमपी, ऊष्मा धारिता हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, आपको इसे अच्छे से परिभाषित करना है, इसका मात्रक अच्छे से पढ़ना है, इसका सूत्र अच्छे से पढ़ना है और इसका मात्रक अच्छे से पढ़ना है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद सीपी और सीबी में जिसे हम मेयर संबंध कहते हैं, पेपर में आने वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, अच्छे से इसको पढ़ के जाना। इसके बाद आपको हम बता दें विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी है, जिसमें संभवन एंथैल्पी है, ठीक है ना, दहन एंथैल्पी है, उदासीनीकरण एंथैल्पी है। आप इस प्रकार की एंथैल्पी के प्रकार भी आप पढ़ सकते हैं। हमने आपको कोचिंग में विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। अब आता है हेंस का नियम। हेंस का नियम भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसके बाद एंट्रोपी की गणना, जी आपको अवस्था फलन कुछ नहीं पढ़ना है, एंट्रोपी भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद गिब्स मुक्त ऊर्जा आप पढ़ सकते हैं, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम तो आप पढ़ेंगे ही, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा भी पढ़ेंगे। इसके बाद ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम पढ़ना है, ना कि इसकी अवधारणा पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद रासायनिक ऊष्मागतिकी के बाद आपका आता है साम्यावस्था। हमें जैसे ही पता चला है कि साम्यावस्था से भी चैप्टर हमने इसको करवाया नहीं था और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके पेपर में भी आपके आएंगे। हमने सोचा था कि ये आपके पेपर में हट चुका है, बच्चों ने बताया था, बाकी अब जी पेपर में नहीं हटा है, इसकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप टिक लगवा लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है साम्यावस्था में क्या पढ़ना है, हम आपको बताते हैं। द्रव्य क्रिया का नियम या साम्यांक स्थिरांक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। केपी और केसी में संबंध, केपी और केसी में संबंध इसमें वेरी वेरी आईएमपी है। केपी और केसी में संबंध, ठीक है ना, केपी और केसी में संबंध। और हमने आपको पहले भी यहाँ पे बता दिया है कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको 12th क्लास में आपको जब आप किसको सॉल्व करेंगे, रासायनिक कुछ सेल वाला पढ़ेंगे ना, जब आपको इसमें आपको ये इसका नियम लगेगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है ना। केपी और केसी में संबंध इसमें आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपका हो सकता है ली सातेलिए का नियम, ये भी आता है पेपर में, ली सातेलिए का नियम, ठीक है ना। बस आपका इतना ही, आप इसमें से केपी और केसी में संबंध, द्रव्य अनुपाती क्रिया तथा ली सातेलिए का नियम अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आयनिक साम्यावस्था, उसी का टॉपिक है। अच्छा, विद्युत अपघट्य जी तो आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। अम्ल और क्षारक आप सभी लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षारक क्या कहलाते हैं, ठीक है ना।
अम्ल देखो, आपके पेपर में जो आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपका आएगा जैसे क्या बोलते हैं, अम्ल और क्षार की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आ सकती हैं, जिसमें जिसमें क्वेश्चन आएगा, निश्चित ही लिखा आएगा कि अरहीनियस, ठीक है, जैसे किसी वैज्ञानिक का नाम लिखा आएगा, जैसे हिंदी में लिखा आता है कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो इसी प्रकार आपका अम्ल और क्षारक की परिभाषा में आपका आ सकता है कि अरहीनियस नाम के वैज्ञानिक के आधार पर आप किसकी परिभाषा लिखिए, आप अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। अरहीनियस नाम के वैज्ञानिक के ब्रेनस्टेड लॉरी, जी आपके हम लोग के पेपर में भी फंस चुका है कि ब्रेनस्टेड लॉरी जो होता है उनके आधार पर अम्ल व क्षार की लुईस अवधारणा। देखो, अब हम आपको बता दें कि जो अम्ल और क्षार है, अम्ल और क्षार की 3 परिभाषाएं आपको बता दें कि अम्ल और क्षार की 3 परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि अम्ल और क्षार की 3 परिभाषाओं के अंतर्गत अरहीनियस नाम के वैज्ञानिक उनने दी, ब्रेनस्टेड लॉरी ने दी, और एक और थे लुईस ने। इसमें आपको आता है कि लुईस के आधार पर लुईस की परिभाषा अम्ल और क्षार की लिखिए, अरहीनियस की लिखिए, ब्रेनस्टेड लॉरी की लिखिए, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। परिभाषा आती है इसके। पढ़ने के लिए तो पूरा इम्पोर्टेंट है, बाकी पीएच मान की अवधारणा आपको पता है, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत आपने पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा था। नींद और आ रही, समायनिक प्रभाव ये कुछ नहीं है। विलेयता नहीं, कुछ नहीं। बफर विलयन भी आ सकता है, हाँ बफर विलयन आता है पेपर में, आप इसे अच्छे से पढ़ना है, बफर विलयन का कहलाता है, ठीक है ना। बस आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीकरण संख्याएं। किसी भी, आपका पता है इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित समीकरण में इस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। ऑक्सीकारक अपचय, जी आपको कुछ पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो, बाकी इस चैप्टर से आप ऑक्सीकरण संख्या यदि आप निकालते बनती हैं तो आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। संयोजकता और ऑक्सीकरण में आप अंतर भी पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में। और इसमें आपको बता दें कि रेडॉक्स अभिक्रिया तथा विद्युत रासायनिक सेल भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, और इसमें आप पढ़ सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिसका विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी भी पढ़ सकते हैं। बस आपका जी आपके 12th की चैप्टर है विद्युत रासायनिक श्रेणी, सेल, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। तो आपको सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का परिचय पढ़ना है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन की सबसे पहली बात बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या, अवस्था, ये कुछ भी है, नॉर्मली आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में क्या, समस्थानिक संभारक, ये तो पढ़ ही लोगे, बस हो गया, ज़्यादा नहीं है इसमें, नहीं। डाई हाइड्रोजन जी आपको नहीं पढ़नी, विधियाँ दियाँ कुछ, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आर्थोपेरा नहीं, इसके कुछ नहीं पढ़ना, बस हाइड्राइड भी पढ़ सकते हैं थोड़ी बहुत, बाकी ठीक है। जल पढ़ना है आपको, जल, ठीक है ना। इसमें आपका टॉपिक है जल, आप इसको जल भी पढ़ेंगे। जल आपको पता है D2O होता है, ड्राई, ठीक है ना। भारी जल है जी, देखो जी आ गया ना, आप इसको अच्छे से पढ़ना है, मृदु जल, कठोर जल, ठीक है ना।
इसमें ये परमुटेट है भाई। ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको भी पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप सब लोग सभी जानते हैं। जैसे यदि आप जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कहलाता है, जैसे कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सभी के कान में यदि कीड़ा हीरा या जो कुछ भी घुस जाता है तो क्या होता है कि डॉक्टर क्या होता है, कान की सफाई के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बूंद डालता है। तो उसमें क्या होता है, जो कान का पूरा मटेरियल है वो बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो जो इसमें केमिकल यूज होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है। इसका सूत्र होता है H2O2। एस ब्लॉक के तत्व, अब एस ब्लॉक के तत्व हमने आपको पढ़ा चुके हैं। एस ब्लॉक के तत्व आप इसको अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। एस ब्लॉक के तत्व और उनके गुण अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बस इसको अच्छे से यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो जहाँ तक हट गए हैं एस ब्लॉक के तत्व वाले, ठीक है ना। हाँ जी हट चुके हैं। इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। हाँ अब आ जाइए आप कहे पे पी ब्लॉक